नमस्कार छात्रों। आज मैं आप सभी को जो ये मैं चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी कृति सरोज स्मृति की जो व्याख्याएं भी बची हुई हैं उसी की व्याख्या मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इन व्याख्याओं को पढ़ाऊँ उससे पूर्व आप सभी छात्रों को आज 15 अगस्त भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ता हूँ और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रसिद्ध शोक गीत और हिंदी के पहले शोक गीत को पढ़ना शुरू करता हूँ। पुत्री भी पिता गे हमें स्थिर छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजिर, आंसुओं सजल दृष्टि की झलक पूरी न हुई जो रही कलक, प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लग लग उसास में भर, समझता हुआ मैं रहा देख हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। तो इन पंक्तियों को हमने पढ़ा। तो सबसे पहले पंक्तियां पढ़ने के बाद हम संदर्भ लिखते हैं। तो देखिए संदर्भ में सबसे पहले हम कवि का नाम और कृति का नाम लिखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति से अवतरित हैं और इन पंक्तियों के रचनाकार या कर्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। फिर इसके बाद प्रसंग हम इन पंक्तियों का लिखते हैं कि आखिरकार इन पंक्तियों का प्रसंग क्या होगा, यानी प्रसंग का तात्पर्य ही होता है कि जो पंक्तियां आपके परीक्षा में आई हुई हैं या आपको व्याख्या के लिए दी गई हैं उनका विशेष बिंदु क्या है, वह किन बिंदुओं पर आधारित है वे पंक्तियां। तो निम्न पंक्तियों को पढ़ने के बाद आप प्रसंग आपको स्वतः ही पता चल जाता है कि इसमें निराला जी अपनी पुत्री सरोज के बचपन की स्मृतियों को साझा कर रहे हैं और बचपन की स्मृतियों को साझा करते हुए वे लिखते हैं, व्याख्याएं अब शुरू होंगी। पुत्री भी पिता गे हमें स्थिर, यानी जो सरोज है वह कैसी है, वह पिता के पुत्री जो सरोज है वह अपने पिता के गेह यानी घर में, स्थिर यानी आई है, स्थिर यानी रह रही है। जो पुत्री अभी तक अपने नाना के यहाँ रह रही थी, जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं तो वो कहते हैं कि जब मैं आया तो वह पुत्री मेरी पिता के घर में जो स्थित है उसकी चिंता मुझे बहुत हो रही है, क्योंकि जो पुत्रियां होती हैं यदि पिता के घर में वे रह रही हैं तो पिता के लिए सबसे बड़ा बोझ होता है, जो निराला जी इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि पिता के घर में पुत्री जब बड़ी हो जाए तो पिता को भार स्वरूप प्रतीत होने लगती है और उसके विवाह की चिंता पिता करने लगता है। छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर्ण, छोड़ने के प्रथम यानी घर अपनी पुत्री के लिए वर खोजने के लिए, जीर्ण यानी जो जर्जर हो चुका है, अजीर्ण यानी जो चीरकाल से है। यहाँ अब बताते हुए वे कहते हैं कि पिता के घर में यदि पुत्री रह रही हो तो पिता को अत्यंत ही चिंता होने लगती है। वही चिंता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के चित्त में भी व्याप्त है। फिर इसके बाद कहते हैं कि जब वो मेरे घर में थी तो मेरा घर आखिर कैसा था। प्रथम जीर्ण और अजीर्ण, जीर्ण यानी एकदम जर्जर अवस्था में, टूटी फूटी अवस्था में था, अजीर्ण यानी जो बहुत पुराना हो चुका था। उस घर में मेरी पुत्री रह रही थी। इसमें निराला जी उन दिनों की बात बता रहे हैं जब वे अपनी सास पार्वती देवी के कहने पर अपनी पुत्री सरोज को अपने घर लेके आए थे। तो उस समय की बात यहाँ पर निराला जी व्यक्त कर रहे हैं। आंसुओं सजल दृष्टि की झलक, जो सरोज है, सरोज कैसी थी, सरोज टूटे फूटे घर में रह रही थी जहाँ पर न तो उसे अच्छा खाने को मिलता था और न तो अच्छा
पहनने को मिलता था। और फिर भी वह मेरी पुत्री, निराला जी कहते हैं कि वह मेरी पुत्री सरोज उसे ठीक से न रख सके। फटे हाल निराला जी अपनी परिस्थिति से मजबूर थे। सरोज की स्थिति यह थी कि वह बेटी थी और उसके विवाह की समस्या भी थी। वह पिता की परिस्थिति से पूर्णतया परिचित थी, इसलिए वह अपने पिता को की भावना को समझ रही थी। यही कारण है कि उसका सिर क्या हुआ था, झुका हुआ था। आंसुओं सजल दृष्टि की झलक, उसका सिर झुका हुआ था और सिर झुके होने के कारण सरोज पिता के घर में पिता के साथ रहते हुए भी दुखी, आंसुओं सजल अर्थात आंसू उसकी आंखों में भरे हुए थे, किंतु दृष्टि की झलक पूरी हुई जो रही कलक, यानी आंसुओं से भरे हुए थे, जिससे उसका मन दुखी और शांत था। यह ठीक उसी समय की बात है जब विवाह के बाद उसके पिता पुराना और ढहता हुआ आंगन छोड़ना था। इसके बाद निराला जी को सरोज की अश्रुपूरित दृष्टि और उसके मन में व्याप्त अधूरी लालसा याद आती है कि वे यहाँ भाव इन पंक्तियों में यह व्यक्त करते हैं कि अब पुत्री का विवाह होने वाला है, तो पुत्री सरोज जो थी उसके मन में दो तरह की भावना थी। पहली भावना ये थी कि वह पिता के घर में रह रही है, किंतु पिता का घर अत्यंत ही टूटा फूटा हुआ है, जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ घर है, जिस कारण से कि वह उसके जो नेत्र थे अत्यंत दुखी थे, क्योंकि उसका विवाह होने वाला था। तो पुत्री का पिता के प्रति स्वाभाविक प्रेम कि मेरे पिता के पास, मैं तो इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी विवाह के बाद, लेकिन मेरे पिता निराला जी इसी टूटे फूटे घर में रहेंगे, यह भावना व्याप्त थी इसके मन में। उस सरोज के मन में ये भावना पूरी तरह से छाई हुई थी। निराला जी कहते हैं कि उसके मन की जो चाह थी, जो कलक थी, वह भी पूरी न हुई कि मेरे पिता का एक अच्छा सा घर हो, गाड़ियां हो और बंगला हो, इस तरह की कलक उसके मन में थी। निराला जी कहते हैं कि इसीलिए सरोज अपनी अश्रुपूरित दृष्टि और उसके मन में अधूरी लालसा बहुत याद आती है। प्राणों की प्राणों में दबकर यानी प्राणों अर्थात जो निराला जी की पुत्री सरोज है, वह छोटे छोटे उच्छ्वासों से भरकर अपनी भावना को व्यक्त करती थी। अपने हृदय में अपने हृदय की लालसा को वह अंदर ही दबा कर रखती थी, सामने वह यह नहीं दिखाती थी, कहती लघु लघु उसास में भर। और वह जो हिचकियाँ आती हैं दुखी होने पर, जब हम रोते हैं, रोने के बाद जब हम हृदय से किसी के प्रति रोते हैं तो हिचकियाँ हमें आती हैं, तो वही भावना की जो सरोज है, सरोज के विवाह के लिए मैं वर खोज रहा था और मेरे मन में यह चिंता व्याप्त थी, तो मेरी पुत्री मेरी फटे हाल स्थिति देखती थी कि टूटा फूटा घर है और इसके बाद न तो अच्छा रहने को है, न पहनने को है, न खाने को है। तो उसकी जो लालसा थी वह प्राणों में ही दबी रही, उसकी जो पुत्री की जो इच्छा थी वो अंदर आत्मा में ही दबी रही थी और वह अंदर ही अंदर उसासें, जम्हाइयाँ, हिचकियाँ भर रही थी। समझता हुआ मैं रहा देख। और निराला जी कहते हैं कि मैं यह सब बिल्कुल अच्छे से समझ रहा था और देख रहा था, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक, और मेरी दृष्टि रास्ते पर, मार्ग पर अर्थात अपनी पुत्री के विदाई की जो लालसा थी
उस पर ही मेरी नजर सदैव टिकी रहती थी। इसे एक साधनहीन पिता की लाचारी नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? इतनी बड़ी दुख की कथा निराला जी ने अपने पुत्री के लिए इन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि कितना बड़ा दुख था पुत्री को कि पिता की फटे हाल स्थिति देखकर। यहाँ पर स्वाभाविक अभिव्यंजना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी करते हैं। अब इसके बाद जब हम व्याख्या लिख चुके तो हम तुरंत ही काव्य सौंदर्य लिखते हैं। व्याख्याओं के बाद काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो देखिए छात्रों, काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें कौन सी बात विशिष्ट है काव्य सौंदर्य में। तो निम्न पंक्तियों में आप देखिए, प्राणों की प्राणों में दबकर, यहाँ यमक अलंकार है क्योंकि एक प्राण का अर्थ है जीवन, आत्मा। एक प्राण का अर्थ है आत्मा और दूसरे प्राण का अर्थ है अपनी लालसा को हृदय में दबाने वाला। तो दोनों की आवृत्ति होने से यमक अलंकार की सुंदर सृष्टि है। बीच में आप देखिए तो अनुप्रास अलंकार कई स्थान पर हमें देखने को मिल जाएगा। पुत्री और पिता में प वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाती है। यहाँ अब फिर इसके बाद जब हम अलंकार खोज चुके तो रस खोजेंगे। तो देखिए रस इसमें श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है। तो श्रृंगार रस के वियोग पक्ष की सुंदर छटा निम्न पंक्तियों में व्यक्त की है। अब श्रृंगार रस का वियोग पक्ष होता क्या है? श्रृंगार रस वह होता है जहाँ विभाव अनुभाव संचारी भाव के माध्यम से दुख नामक रति नामक स्थायी भाव दुख के माध्यम से व्यक्त हो, उस स्थान पर श्रृंगार रस का वियोग पक्ष होता है। भाषा इसकी सरल, सहज, प्रवाहमयी, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का उपयोग यहाँ निराला जी ने किया है। अगली पंक्ति में निराला जी कहते हैं कि तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, भरती जीवन में नव जीवन, वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद में जा पली, सब किए वही कौतुक विनोद, उस पर निशिवासर भरे मोद, खाई भाई की मान कर। यानी यहाँ पर इन पंक्तियों को देखने के बाद सबसे पहले आप जानते हैं कि संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति से अवतरित हैं, सरोज स्मृति से ली गई हैं। इन पंक्तियों के कर्ता या इन पंक्तियों के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग क्या है? इन प्रसंग जब हम पंक्तियों को पढ़ते हैं तो पंक्तियों को पढ़ने के बाद हम प्रसंग निकालते हैं। तो प्रसंग में इन पंक्तियों में निराला जी ने सरोज के बचपन की स्मृतियों को साझा करते हुए जो पाठक है, जैसे हम हैं, तो हमें सरोज के बचपन की स्मृतियों को साझा हमारे सामने कर रहे हैं और वो बताते हैं तू 1.25 साल की जब कोमल, अर्थात हे पुत्री जब तुम केवल 1.25 साल की थी, यानी 1 साल और 1 महीने से 3 महीने के बीच में जब थी, जब तुम 1.25 साल की थी और तुम अत्यंत ही कोमल थी, अत्यंत ही छोटी थी, तुम अच्छे से बोल भी नहीं पाती थी, तब क्या थी? पहचान रही ज्ञान में चपल। लेकिन तुम्हारी पहचानने की जो दृष्टि है वो कैसी थी? पहचान रही ज्ञान में चपल। ज्ञान से परिपूर्ण वह तुम्हारी दृष्टि थी, अत्यंत ही वह दृष्टि तुम्हारी अत्यंत ही चपल थी, अत्यंत ही विशिष्ट थी। माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, तुम्हारी जो माता का मुख था वह तुम्हें तुम्हारी माँ देखती
और तुम्हारे 1.25 के होने पर वह तुम्हें देखती और तुम्हारे मुख को थोड़ी थोड़ी देर में बार बार चुंबन करती थी। बार बार तुम्हारे मुख को ऐसे देखती, देखने के बाद बार बार चुंबित करती थी। ऐसा लगता था कि धरती जीवन में नवजीवन, अर्थात तुम्हारा जब तुम 1.25 की थी, अत्यंत ही कोमल थी और अपनी माँ के गोद में जब तुम थी तो तुम्हारे ज्ञान की अवस्था अत्यंत ही चपल थी, अत्यंत ही चतुराई पूर्ण थी। उस समय जब तुम्हारी माँ तुम्हारा चेहरा देखती तो बार बार तुम्हारा चुंबन लेती थी और चुंबन लेने के बाद जितनी बार क्षण क्षण में वह चुंबन लेती थी उतना ज्यादा मुझे देखने पर ऐसा लगता था कि तुम अपनी माँ के हृदय में अपने प्रति लगातार जितनी बार चुंबन लेती है नवजीवन तुम भर देती हो। हे पुत्री, तुम 1.25 की जब थी तो तुम्हारा इतना बड़ा व्यवहार और इतनी बड़ी जीवन दृष्टि थी। आगे कहते हैं निराला जी, वह चरित्र पूर्ण कर गई चली। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वह चरित्र पूर्ण, कि जब यह तुम्हारा दुर्भाग्य ही था, तुम्हारी माँ का दुर्भाग्य ही था कि वह अपनी जीवन लीला 1.25 की जब तुम हुई थी उसी समय जब तुम्हारा साथ छोड़कर चली गई, तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ छोड़कर चली गई, तब क्या हुआ, तू नानी की गोद जा पली। तब तुम अपने नानी के पास गई और नानी के पास जाकर ही तुम्हारी नानी की गोद में तुम्हारा पालन पोषण अच्छे से हुआ। सब किए वही कौतुक विनोद, नानी के यहाँ ही तुमने सब प्रकार के कौतूहल पूर्ण या जिज्ञासा पूर्ण, कौतुक यानी कौतूहल या जिज्ञासा, विनोद यानी हास्य और व्यंग, क्योंकि बच्चों का यह लक्षण होता है कि बच्चे अपने से बड़े लोगों के हृदय में एक विशिष्ट ढंग की हंसी और उल्लास भर देते हैं। तो उस समय जब तुम अपने तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद तुम अपने नानी के यहाँ गई तो वही तुम्हारी नानी के यहाँ तुम्हारा पालन पोषण अत्यंत ही विशिष्ट ढंग से हुआ और वहीं पर तुमने अपने बचपन के हंसी कौतूहलपूर्ण विनोद को तुमने बिताया। आगे, उस पर निशिवासर भरे मोह, और तुम जब नानी के यहाँ थी तो पहली बात तो ये थी कि वहाँ ही तुमने बचपन की सारी कलाएं, बचपन की सभी कौतूहलपूर्ण बातें संपन्न की और नानी के यहाँ ही निशिवासर, निश यानी रात्रि, वासर यानी दिन, भरे मोह, अर्थात तुम सबकी प्रसन्नता का मार्ग सदैव बनी रहती थी। निशी चाहे रात हो चाहे दिन हो, सदैव तुम अपनी हास्य और व्यंग्यपूर्ण बातों से सबका हृदय प्रसन्नता से भर देती थी। खाई खाई की मार निकल। और फिर इसके बाद एक बार जब मैं तुम्हारी नानी के यहाँ था तो उस समय तुम्हारे भाई ने भी, रामकृष्ण जो इनका भाई था, उसकी तुमने मार भी खाई थी और तुम अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी थी। एक बात को वो स्पष्ट करते हैं, आगे इस बात को विस्तार से वे बताएंगे। तो देखिए, इन पंक्तियों में छात्रों जब हम पढ़ते हैं तो इन पंक्तियों को की व्याख्या करने के बाद हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य, इसकी पहली विशेषता है कि इसकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, प्रसाद गुण युक्त खड़ी बोली का प्रयोग निराला जी ने निम्न पंक्तियों में किया है। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि बचपन की स्मृतियों का स्वाभाविक वर्णन किया है कि बचपन में जो जो बातें बच्चे करते हैं एकदम हूबहू वही नकल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसमें व्यक्त किया है। अलंकार आप क्यों लेंगे तो 1.25 साल में सवर्ण की आवृत्ति
पहचान और ज्ञान में न न वर्ण की आवृत्ति, और फिर इसके बाद माँ मुख में म म वर्ण की आवृत्ति, क्षण क्षण में छ और ल वर्ण की आवृत्ति, जीवन नव, जीवन में न न वर्ण की आवृत्ति। अब फिर इसके बाद आप देखेंगे तो चरित और कर में र र वर्ण की आवृत्ति, और नानी में न न वर्ण की आवृत्ति, और इसके बाद जब हम देखते हैं तो निसी वासर, ठीक है, निसी वासर में स वर्ण की आवृत्ति, खाई और भाई में ई वर्ण की आवृत्ति होने से इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद अलंकार हो गया। अब रस देखिए, तो रस हम जब खोजने लगते हैं तो बाल्यावस्था का वात्सल्य रस का सुंदर प्रयोग निम्न पंक्तियों में निराला जी ने किया। इसके बाद अगली पंक्ति है, आगे की पंक्ति में निराला जी कहते हैं कि खाई भाई की मार विकल्प, रोई उत्पल दलदृक छल छल चुमकारा, फिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार, करने को लेकर हाथ चला तो गह कर चली हाथ चपला, आंसुओं धुला मुख हासो छल, लखती प्रसार वह उर्मि धवल। आगे अब सबसे पहले हम इन पंक्तियों का संदर्भ लिखते हैं, तो देखिए संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के प्रसिद्ध गीत सरोज स्मृति से अवतरित हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो इतनी बात तो आपको स्पष्ट है, अगर मैं आपको न भी बताऊं संदर्भ, फिर भी आप लिख सकते हैं। शैली के आधार पर संदर्भ का पता हम करते हैं। जिस तरह की शैली होगी कवि भी उसी तरह का होगा। जैसे कैसे हम अंतर पता करते हैं कि यह पंक्ति किस समय की है, तो उसके लिए आपको शैली विज्ञान अच्छे से पढ़ना होगा। भाषा विज्ञान जो आपका दूसरा पेपर है, जो आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, भाषा विज्ञान में शैली विज्ञान एक आया था। शैली विज्ञान के अंतर्गत हम पंक्तियों को पता करना सीखे थे कि क्या अंतर होता है एक लेखक की शैली में और दूसरे लेखक की शैली में। तो शैली विज्ञान के अंतर्गत मैंने तब आपको पढ़ाया था। तो उसी शैली के हिसाब से हम तुरंत कवि का नाम पता कर लेते हैं और कृति का नाम। फिर इसके बाद हम इन पंक्तियों का प्रसंग लिखते हैं। तो इन कृतियों में निराला जी सरोज के बचपन की स्मृतियों को साझा करते हुए लिख रहे हैं कि अर्थात बाल क्रीड़ा में बचपन में सरोज ने क्या क्या क्रियाएं की थी, उस बात का वर्णन इस पंक्ति में निराला जी कर रहे हैं। वर्णन करते हुए वे कहते हैं, खाई भाई की मार विकल्प, तुम जब छोटी थी हे पुत्री, हे सरोज, जब तुम छोटी थी तो एक बार मैंने देखा था कि जब तुम्हारा भाई यानी सरोज से 3 वर्ष बड़ा इनका एक भाई था जिनका नाम रामकृष्ण था। तो एक बार मैंने देखा था कि तुम्हारे भाई रामकृष्ण ने तुम्हें पीट दिया था, मार दिया था, तो विकल तुम बहुत व्याकुल हो गई थी, रोई उत्पल, और तुमने अपने हृदय से अपना मुख खोलकर तेजी से तुम रोई। उत्पल दल दृग छल छल, दृग यानी तुम्हारे नेत्रों से, उत्पल यानी बिना रुके हुए लगातार, छल छल आंसू, उत्पल यानी लगातार, दल यानी आंसू, दृग यानी नेत्रों से, छल छल यानी लगातार गिरने लगे थे। एक बार मुझे याद है कि जब तुम्हारे भाई रामकृष्ण ने तुम्हें पीट दिया था तो उस समय तुम बहुत ही तेजी से व्याकुल होकर रोई थी और तुम्हारे नेत्रों से लगातार आंसू, तेजी से आंसुओं की धारा बह रही थी। फिर इसके बाद क्या हुआ? चुमकारा फिर उसने निहार, कि तुम्हारे भाई रामकृष्ण ने तुम्हें चुमकारा यानी तुम्हें धीरे से मनाना चाहा, पुचकारा और तुम्हें चुमकार करके पुचकार करके तुम्हें अपने पास बुलाया।
उसने निहार और तुम्हारी ओर देखकर उसने क्या कहा, फिर गंगा तट सैकत विहार, कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कहाँ लेके चलूंगा, गंगा तट सैकत विहार, गंगा नदी के किनारे तुम्हें सैकत बालुओं के टीलों पर घूमने के लिए ले चलूंगा। यानी जब रामकृष्ण ने तुम्हें पीट दिया था, पीटने के बाद तुम जब तेजी से रोने लगी तो उसने तुम्हें पुचकार कर पहले अपने पास बुलाया, पास बुलाकर उसने कहा कि अगर तुम चुप हो जाओगी तो मैं तुम्हें गंगा नदी के किनारे बालू के टीले पर गंगा नदी घूमने के लिए ले चलूंगा। आगे कहते हैं निराला जी, करने को लेकर हाथ चला, फिर तुम्हें चुप कराने के लिए उसने क्या किया, गंगा नदी घुमाने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा, हाथ चला यानी हाथ पकड़ा उसने, करने को लेकर, विहार करने को घुमाने के लिए लेकर तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हारा भाई रामकृष्ण तुम्हें अपने पास लेकर चला। तू गह कर चली हाथ चपला, तू गह कर अर्थात तुम गंभीर होकर अपना तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम अत्यंत ही चपलता के साथ आंसुओं धुला मुख हासोच्छल, कि तुम अत्यंत गहराई के साथ तुमने जल्दी जल्दी अपने हाथों से अपने नेत्रों को पोंछा, आंसुओं धुला मुख हासोच्छल। अब जो तुम रो रही थी वह क्या हुआ, रोना तुमने बंद कर दिया और अपना मुख तुमने धुल लिया, हासोच्छल, तुम हंसी और उल्लास से पूर्ण व्यवहार करने लगी। लगती प्रसार वह पूर्वी धवल, और तुम पूर्वी अर्थात उस नदी के पूरे विस्तार को तुम अत्यंत ही ध्यान से देखने लगी। भाव यह है कि पीटने के बाद जब तुम्हारे भाई रामकृष्ण ने तुम्हें पुचकारा और तुम्हारा हाथ पकड़ करके वह तुम्हें अपने साथ लेकर चला, तो तुम अत्यंत ही चपलता के साथ चल पड़ी, और चपलता के साथ चलने के बाद तुमने अपने हाथों से तुरंत ही अपने आंसुओं से भरे हुए मुख को जल्दी जल्दी पोंछा। पोंछने के बाद तुम्हारे उस रोते हुए चेहरे पर अचानक ही हंसी आ गई, और उस हंसी के साथ ही तुम जल्दी जल्दी उस गंगा नदी के प्रसार को तुम देखने लगी। इतनी बड़ी चपलता तुम्हारे अंदर थी, अर्थात बाल क्रीड़ा का मनोहारी वर्णन यदि कहीं मिल सकता है तो वह सरोज स्मृति में मिल सकता है। आगे अब हम काव्य सौंदर्य इन पंक्तियों का लिखेंगे। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले काव्य सौंदर्य में क्या क्या विशेष है, तो इसमें बचपन की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन हुआ है, पहली विशेषता है काव्य सौंदर्य, इसका पहला है। दूसरा काव्य सौंदर्य सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया, और संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग निम्न पंक्तियों में हुआ है। अब इसमें कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस का सुंदर प्रयोग यहाँ पर निराला जी ने किया। तो इस तरह से छात्रों, यदि आप इस तरह की व्याख्याएं लिखेंगे तो अवश्य ही आप अच्छे नंबर परीक्षाओं में प्राप्त कर सकेंगे। और इस तरह से आज छात्रों को मिला करके 8 व्याख्याएं अब मैंने आपको पढ़ाई इस वीडियो में। तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि 4 लाइन की ही व्याख्याएं पूछता है, क्योंकि इन पंक्तियों के संदर्भ प्रसंग एक से हैं, इसलिए हम 8 पंक्तियों की व्याख्या एक साथ कर रहे हैं। तो आप परेशान न होइएगा, 4 पंक्तियों की व्याख्याएं पूछी जाती हैं अधिकांशतः, तो आप उसी तरह की व्याख्याएं अपनी परीक्षा में
करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपसे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए छात्रों धन्यवाद।